मॉर्निंग बच्चों। चलो, और क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लिए क्या? क्वेश्चन कर लिए जो दिए थे? क्वेश्चन नहीं मिले? क्यों? क्वेश्चन तो मिले थे ना? क्वेश्चन नहीं मिले? नहीं मिले? अरे यार, आप लोगों के ग्रुप पे नहीं डाले क्या? M1 M2 पे नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्यों? आपने ई में डाला था? नहीं, ई में तो डाला था। M1 M2 में रह गए थे क्या? हम्म। अच्छा, वो सॉल्यूशन ही डाल के रह गया था मैं। ओके, सॉल्यूशन ही डाल के रह गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो E1 में डाल दिए थे मैंने, E1 में डाल दिए थे। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं उसके, है ना? उसमें 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, है ना? बाकी 2 क्वेश्चन मैं करने के लिए आपको दे दूंगा उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आज, ठीक है ना? फिर कल भी क्लास है ही सही, तो बाकी दोनों आप कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लाइन belongs to family of line find the line belongs to family of line x plus y plus lambda 2x minus y plus 1 equals to 0 farthest from 1 comma minus 3। ठीक है, find the line belongs to family of line find the line belongs to family of line x plus y plus lambda 2x minus y plus 1 equals to 0 farthest from 1 comma minus 3। ठीक है, बिगनर बॉक्स आज आ जाएगा ग्रुप पे। बिगनर बॉक्स मेरे ख्याल से 7 या 8 में अभी बता देता हूं कहां तक आप कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द लाइन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लाइन फार्थेस्ट फ्रॉम दिस बिलोंग्स टू दिस। ये एक फैमिली ऑफ लाइन है। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फैमिली ऑफ लाइन समझ में आ रहा है सब बच्चों को? फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या हो रहा है? जैसे मान लो मैंने फैमिली ऑफ लाइन बोला तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि हाँ भाई, फैमिली ऑफ लाइन बोलने का मतलब ये हुआ कि देयर इज अ इनफाइनाइट लाइंस एंड ऑल सच लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दैट इज द फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि फाइंड द लाइन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ लाइन फार्थेस्ट फ्रॉम 1 कॉमा माइनस 3, मतलब इसमें से जो बहुत सारी लाइंस अपनी बन रही है, इसमें से जो अपनी बहुत सारी लाइंस बन रही है, ठीक है, जो बहुत सारी लाइंस बन रही है फार्थेस्ट फ्रॉम 1 कॉमा माइनस 3, इसमें से आपको वो लाइन बतानी है, वो लाइन बतानी है जो 1 कॉमा माइनस 3 से फार्थेस्ट हो। 1 कॉमा माइनस 3 से फार्थेस्ट हो। ठीक है, फार्थेस्ट मतलब सबसे दूर हो, सबसे दूर हो। ठीक है, इससे सबसे दूर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये लाइन, ये पॉइंट,
ये लाइन, ये पॉइंट, तो इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस ये होगी। लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर। इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस मतलब ये, ठीक है। ऐसे इधर लूंगा तो इसकी डिस्टेंस ये आएगी, ये लेंगे तो इसकी डिस्टेंस ये आएगी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि फारतेस्ट लाइन कौन सी आएगी, सबसे ज्यादा दूर पॉइंट के पैरेलल वाली। पैरेलल वाली कैसे, मतलब लेट से मैं इसको P बोल देता हूं और इसको लेट से Q बोल देता हूं, तो P से मैक्सिमम डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी आएगी, P से मैक्सिमम डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी आएगी, परपेंडिकुलर वाली, परपेंडिकुलर वाली। देखो सबसे कम डिस्टेंस कौन सी होती, सबसे कम डिस्टेंस किसकी होती, जो लाइन P से पास हो रही होती, इसकी P से डिस्टेंस कितनी होती, 0। इस लाइन की P से डिस्टेंस कितनी होती, 0। फिर अपन जैसे जैसे लाइन मूव कराते जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी जब लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी जब लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। आई बात समझ में, दिख रही है कि नहीं, बताओ बच्चों। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसे तो अपन और आगे भी तो बढ़ सकते हैं, आपने बोला ये बढ़ा दी, ये डिस्टेंस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां पे फिर और आगे भी तो बढ़ सकते हैं, तो इसकी डिस्टेंस तो और ज्यादा हो जाएगी ना। होगा क्या, होगा क्या, दो बच्चों ने हाँ भी बोला है। हाँ, अब क्या होगा, एक्चुअली जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना बेटा, तो अब डिस्टेंस इधर थोड़ी ना जाएगी, अब डिस्टेंस वापस इधर चली जाएगी। जैसे इस वाली लाइन की यदि डिस्टेंस नहीं हो तो ये रही ना, देखो ये रही, ये तो इससे कमी आएगी ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो इससे तो कमी आएगी, दैट्स व्हाई। सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो कभी भी आपको किसी फैमिली ऑफ लाइन की वो लाइन निकालनी हो जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, तो दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस लाइन, इस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर ले लेंगे। आगे बात समझ में, और मेरे ख्याल से कुछ इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्यू पॉइंट निकाल लेते हैं बेटा। क्यू पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1/3, y इक्वल्स टू 1/3। तो ये पॉइंट हो गया -1/3, 1/3, ठीक है। ये Q पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया। तो PQ का स्लोप निकाल लेते हैं अपन, स्लोप ऑफ PQ, PQ का स्लोप निकाल लोगे बेटा, स्लोप आएगा -3 -1/3 एंड 1 + 1/3, -10/4, दैट इज -5/2। तो इसका स्लोप -5/2 हो गया, तो इसका स्लोप हो गया 2/5। इसका स्लोप -5/2, इसका स्लोप 2/5 हो गया। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हैं, y - 1/3 इज इक्वल्स टू 2/5 x प्लस 1/3। So that is 3y - 1 is equals to 2/5, 3x plus 1, 15y - 5 is equals to 6x plus 2, 6x minus 15y plus 7 equals to 0। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? तनिष्क, यही बात मैंने बोली थी। देखो तनिष्क फिर वही बात बोल रहा है कि सर यदि इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, बेटा ये टिल्ट ही करा हुआ है, ये वाली लाइन है, देखो ये 2 लाइन है, ये 1 नंबर की लाइन है, ये 2 नंबर की लाइन, ये इसको और टिल्ट कर दिया मैंने,
तो बताओ किसकी डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है? 1 की डिस्टेंस ये रही और 2 की डिस्टेंस ये रही। ये 1 की डिस्टेंस है, ये 2 की डिस्टेंस है। ठीक है। नहीं, राइट साइड में बेटा, राइट साइड में ये रही ना, ये राइट साइड वाली भी ले लो, ये 3 लाइन ले लो, ये मेरी वर्टिकल लाइन जो मैं बोल रहा हूं, ये आप राइट साइड में बोल लो तो ये डिस्टेंस ये हो गई, लेफ्ट साइड में बोल लो तो ये डिस्टेंस ये हो गई। तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस में से कौन सी डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रही है? तीनों देख लो आप राइट में टिल्ट कर लो, लेफ्ट में टिल्ट कर लो, ठीक है। एकदम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो हाइपोटेनियस जैसी होगी, तो परपेंडिकुलर। अरे भैया क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? इतनी सिंपल सी चीज है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, मैंने बोला ये डिस्टेंस। थोड़ा करो ज्यादा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो बहुत थोड़ा कर लो जी, क्या फर्क पड़ेगा इससे? इसकी डिस्टेंस ये होगी, कौन सी डिस्टेंस ज्यादा होगी सोच के देखो बेटा। ये 1 नंबर की डिस्टेंस है, ये 2 नंबर की डिस्टेंस है, हाइपोटेनियस यही है, ये हाइपोटेनियस नहीं है। आप राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाओगे तो हाइपोटेनियस ये होगा, ये नहीं होगा। एक बार सोच के देख लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और है, वो मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। मेरे ख्याल से मैं आपके ग्रुप पे रह गया था वो, है ना, आपके ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन वो ऐसे ही है तो वो हो जाएंगे अपने पास। नेक्स्ट अब अपन लेते हैं इसमें शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। नहीं वंशिका, वंशिका नहीं, ठीक है। लास्ट स्लाइड बाकी है, लास्ट स्लाइड बाकी है क्या? अरे कहां गई लास्ट स्लाइड? लास्ट में चली गई क्या? लिखी नहीं थी क्या? लिख लो लिख लो, लिखी नहीं क्या? फिफ्टीन ही तो आएगा, 45 कहाँ आएगा? रिया 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 पहले चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, चेक कर लो। हाँ रितु मैंने देखा था, अरे वो रह गया था, वो देख लिया था मैंने, रितु चिंता मत करो तुम। ठीक है चलो, नेक्स्ट अपन लेते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ठीक है ना। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन में क्या है कि सिंपली एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं अपन, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 तरीके से होती है इसमें चीजें। तो ओरिजिन को अपन जो शिफ्ट कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पैरेलल रख के अपन शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। 2 चीजें होती है, एक तो इसमें अपन एक्सिस को रोटेट करते हैं, एक्सिस को रोटेट करते हैं, और एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पैरेलल रख के शिफ्ट करते हैं। तो लेट्स से यहां पे एक ले लिया मैंने पॉइंट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश,
ठीक है, एच के। ये ओरिजिन हो गया, ये एच के हो गया, जहां पे अपन ने ओरिजिन शिफ्ट करा है, जहां पे अपन ने ओरिजिन शिफ्ट करा है। ठीक है, लेट दिस इज एक्स डैश एक्स वाई। एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई मतलब क्या होगा, एक्स वाई मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया एक्स, ठीक है, ये हो गया अपने पास के, ये हो गया एच, ठीक है, ये के हो गया, ये एच हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया अपने पास, राइट। अब अपने को लेट्स से एक्स डैश कॉमा वाई डैश इज द न्यू कोऑर्डिनेट। ये ओरिजिन है, अब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स डैश, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एच के, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू y माइनस के, x डैश इज इक्वल टू x माइनस h एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस के। एक्स वाई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, h k point where origin has been shifted, point where origin has been shifted, point where origin has been shifted, ठीक है, h के पॉइंट जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो दिस इज द, ठीक है, तो ये है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। दो तरीके से शिफ्ट होगा, एक तो अपन ने क्या ओरिजिन को एक्सिस को पैरेलल रख के शिफ्ट कर दिया है ना। तो एक्स वाई आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हो गए, एच के पॉइंट वेयर ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड, जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया है, और एक्स डैश वाई डैश हो गया न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो लिख लो तो इसको, अब इसमें एक चीज ये आती है कि बेसिकली इसका पर्पस क्या रहता है, मतलब जैसे कुछ चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि अपन ने ओरिजिन को शिफ्ट क्यों किया है, ओरिजिन को शिफ्ट क्यों किया है। एक्चुअली देखो, ओरिजिन को शिफ्ट करने का पर्पस क्या रहता है कि ओरिजिन को शिफ्ट करने का पर्पस ये रहता है कि बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस रहती है, ठीक है, वो इक्वेशंस यदि मुझे किसी पर्टिकुलर फॉर्म में मिल जाए तो मेरे लिए कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाती है। यदि वो इक्वेशन कोई पर्टिकुलर फॉर्म में मिल जाए तो मेरे लिए कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाती है। तो इसलिए अपन बहुत सी बार क्या है कि कहीं और ओरिजिन मानते हैं, क्योंकि आप जैसे ही ओरिजिन शिफ्ट करोगे तो आपकी वो इक्वेशन भी चेंज होगी। भाई हर पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इक्वेशन भी तो चेंज होगी ना, तो सारी इक्वेशंस भी चेंज होगी। तो बेसिकली बहुत सी बार क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है तो अपने लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। तो बस उसी चीज को डील करने के लिए अपन बहुत सी केसेस में अपन क्या करते हैं, ओरिजिन को किसी दूसरे पॉइंट पे अज्यूम कर लेते हैं। इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन में तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा नहीं होगा, आगे अपन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ते हैं, वहां पे ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। चलो लिख लिया क्या,
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन में करा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, find the new coordinate of point -3, -2. Find the new coordinate of point -3, -2 if origin has been shifted, if origin has been shifted to 3, 1। ठीक है, ऑरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू 3, 1, मतलब ये एच के हो गया, ये एक्स वाई हो गया, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच हो गया, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के हो गया। सो व्हाट इज एक्स डैश? एक्स डैश एक्स माइनस एच -3, that is -6, and y dash y minus k -2 -1, that is -3. So -6, -3, -6, -3। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस सेकेंड पार्ट आता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या है कि अपन एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस को एक पर्टिकुलर एंगल से एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, ओरिजिन को फिक्स रख के। अब की बार मैं ओरिजिन को चेंज नहीं कर रहा, ओरिजिन वहीं का वहीं है ना, और एक्सिस को अपन रोटेट कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है, ये अपन ने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया है, और ये नया एक्स हो गया आपका एक्स डैश। बिल्कुल ऐसे ही यहां से अपन ने ये रोटेट कर दिया है, ठीक है, और ये हो गया अपने पास वाई डैश, ये वाई डैश, ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, राइट, इसको मान लेते हैं यहां पर एक्स वाई, ओरिजिन फिक्स है अभी, अब मैं ओरिजिन को रोटेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये भी फिजिक्स में कर चुके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एक्स वाई, तो ये एक्स वाई है, तो पहले ये वाली डिस्टेंस वाई हो गई, ये वाली डिस्टेंस एक्स हो गई, ये वाली डिस्टेंस, अब नया एक्स एक्सिस ये है, तो ये वाली डिस्टेंस वाई डैश हो जाएगी ना बच्चों, ये वाई है, और बिल्कुल ऐसे यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस एक्स डैश हो जाएगी, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, चलो लेट्स से इसको मैं O बोल देता हूं, इसको P बोल देता हूं, इसको Q बोल देता हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर अपन डालते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट R हो गया, Q, यहां से एक पॉइंट R हो गया, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, लेट्स से यहां पे S हो गया और यहां पे T हो गया।
क्लियर है? यहां से ये तो परपेंडिकुलर डाल रही था, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया और एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया, ये एस हो गया, ये टी हो गया अपने पास। ठीक है, चलो एक कैलकुलेशन में बता देता हूं कि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना, ये वाला एंगल जेड बनना ना, जेड, दिस ये एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना। ठीक है, नाउ अब क्या करना है अपने को, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और थीटा को रिलेट करना है। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे पहले अपन यहां से ले लेते हैं, लेट से वाई को ले लेते हैं, वाई को, पीटी को मैं लिख सकता हूं पी एस प्लस एस टी, पीटी को लिख सकते हो कि नहीं, पीटी को लिख दिया मैंने पी एस प्लस एस टी, और एस टी को लिख सकते हैं, एस टी को लिख सकते हैं क्यू आर, लिख सकते हो ना, एस टी को क्यू आर लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वली होंगे ना। चलो वैल्यू बताते जाना मुझे, पीटी, पीटी क्या है, वाई है, इज इक्वल टू पीएस, पीएस बताओ तो, पीएस हो जाएगा, ये वाई डैश है तो पीएस हो जाएगा वाई डैश कॉस थीटा प्लस क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर यहां से लेना, देखो बेटा ये एक्स डैश है, ये एक्स डैश है तो ये भी एक्स डैश होगा ना, यहां से यहां तक भी, तो ये एक्स डैश है तो ये एक्स डैश कॉस थीटा होगा और ये एक्स डैश साइन थीटा हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा आपका एक्स डैश साइन थीटा। बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, पीटी को मैंने लिखा था पी एस प्लस एस टी, पी एस प्लस एस टी, एस टी बराबर क्यू आर होता है, साफ साफ दिख रहा है, तो मैंने पी एस लिया, ये वाई डैश था, ये थीटा था, तो पी एस हो गया वाई डैश कॉस थीटा, और क्यू आर हो गया ये एक्स डैश कॉस थीटा, ये एक्स डैश साइन थीटा, ये एक्स डैश साइन थीटा हो गया। ठीक है, चलो ये तो एक्स डैश वाई डैश हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही अपन लेते हैं, अब अपन इधर से ले लेते हैं एक्स वाला, एक्स वाला, तो ओटी, ओटी लेता हूं मैं, ओटी को लिख सकते हैं ओ आर माइनस टी आर, ओटी को लिख देते हैं ओ आर माइनस टी आर, लिख सकते हैं। अब बताते जाना बेटा क्या क्या है, ओटी कितना हो गया, एक्स हो गया, ओ आर बताओ तो कितना होगा, ये एक्स डैश है, ये थीटा, तो ओ आर कितना होगा, एक्स डैश कॉस थीटा, माइनस टी आर कितना होगा, टी आर, टी आर बराबर एस क्यू हो जाएगा, टी आर बराबर एस क्यू हो जाएगा, तो ये वाई डैश कॉस थीटा था तो ये वाई डैश साइन थीटा हो जाएगा। बोलो बच्चों आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, एस टी बराबर क्यू आर नहीं होना चाहिए अगर बड़ा डिस्टेंस हो तो, एक बच्चा बोल रहा है कि एस टी बराबर क्यू आर नहीं होना चाहिए अगर बड़ा डिस्टेंस हो तो, ओहो बड़ा डिस्टेंस हो तो ऐसा क्या, एस टी बराबर क्या लिखा, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं होना चाहिए, कहां गया, कहां गया देवेश, एस टी बराबर क्यू आर, एस टी बराबर क्यू आर, कहां एस टी, एस टी बराबर क्यू आर नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा है? एस टी बराबर क्यू आर, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, ये मैंने कैसे बनाया आपको याद है कि नहीं, याद है ना, ये यहां से लिया, ये इससे परपेंडिकुलर डाला है और ये यहां से परपेंडिकुलर डाला है और ये पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो है ये रेक्टेंगल बनेगा। अब आप बड़ा बनाओ छोटा बनाओ तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है,
हर्ष काले पूछ रहा है क्यों बेटा, ये एंगल 90 है, ठीक है, और ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता है ना, यदि चारों एंगल 90 हो तो रेक्टेंगल बोलते हैं क्या अपन, मुझे ऐसा याद आ रहा है। अच्छा ओके ओके ओके, मेरे को लगा मेरे को बोल रहा। हाँ ठीक है, तो आ गई बात समझ में, राइट। वैसे अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, पर ठीक है, अब मैंने ले लिया वो ट्रिग्नोमेट्री, है ना। वो एक्चुअली ना ये पॉइंट एक ही है, वो आपको ना ये वाला पॉइंट अलग अलग लग रहा होगा, इसलिए हो सकता है मुझे आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक ही है, मतलब यहां से अपन ने जो परपेंडिकुलर डाला ना, उसी पॉइंट से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, क्यू पॉइंट से ही अपन ने उधर परपेंडिकुलर डाला हुआ है ना, इसलिए ठीक है। चलो हाँ हाँ हाँ, इसको ना मैं एक बार अरेंज कर देता हूं। एक्चुअली इसमें ना एक दूसरी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इधर एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई क्या था, एक्स वाई क्या था ओरिजिनल वाले, और एक्स डैश वाई डैश क्या है नए वाले। अच्छा थीटा का कन्वेंशन ध्यान रखना बेटा, थीटा का कन्वेंशन ध्यान रखना कि थीटा जो है, थीटा का कन्वेंशन ध्यान रखना कि थीटा वही अपना जो चलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज गिवन रहेगा तो थीटा पॉजिटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पे थीटा पॉजिटिव ले लेंगे, और क्लॉकवाइज पे थीटा नेगेटिव ले लेंगे, है ना। एक तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, एक चीज और ध्यान रखना, वो थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि बेसिकली क्या होता है कि अपन यहां पे एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, अपन यहां पे एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, है ना। ये पॉइंट को या लाइन को इसको रोटेट नहीं कर रहे। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब अपन एक्सिस को रोटेट कर रहे। कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो थोड़ी सी चीजें उल्टी दे दे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी डायमेंशन सेट करनी पड़ेगी, है। दूसरा चीज एक ये कि इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप ऐसे याद रखना। जनरली क्या होता है, जैसे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, ऐसे टेबल बना के याद रखना, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, ऐसे याद रखना है। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब ऐसे इससे क्या दोनों फॉर्मूले लिख सकता हूं मैं, एक्स को एक्स डैश वाई डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक्स डैश वाई डैश को एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं इससे आपको दोनों फॉर्मूले लिख के बता देता हूं बेटा। जैसे आपको मान लो एक्स डैश को लिखना हो, एक्स डैश को दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, एक्स डैश को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स डैश को लिखना हो। ऐसे वाई डैश को लिखना हो, तो वाई डैश को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, है ना। एक्स डैश एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। और या फिर ये हो गया एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई के टर्म में, एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई के टर्म में। एक्स डैश वाई डैश क्या है, नए कोऑर्डिनेट, एक्स वाई क्या है, पुराने कोऑर्डिनेट, ओल्ड, ठीक है। एक्स वाई को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, एक्स को लिखना हो तो दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो एक्स को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। एक्स को लिखा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई को लिखा, वाई को तो आएगा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा।
ये एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई के टर्म में और ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश के टर्म में, तो इसलिए आप ये चीज याद रख लेना, इसको अपन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तनिष्क वो फिर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब जैसे एक्चुअली क्या है इसमें, एक चीज और समझना कि मैंने जैसे दो चीजें बताई है। पहले केस में अपन ने केवल ओरिजिन को शिफ्ट करा था, दूसरे केस में मैंने केवल एक्सिस को रोटेट करा है। अब आप बोलें कि सब दोनों चीजें करनी हो तो दोनों चीजें भी हो जाएगी, और इसके अलावा भी कुछ करना हो तो वो भी हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले जो कर रहे हैं पहले उसका फॉर्मूला लगा दो, फिर वो आ गया, फिर उससे आप दूसरी वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। अभी मैं करा देता हूं, वैसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ताकि दोनों हो जाएगा। एंगल पी क्यू एस थीटा है क्या, कहां गया एंगल पी क्यू एस, इतनी देर में किसको याद आ गया, पी क्यू एस कहां है, एस 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 पी क्यू एस, हाँ नहीं पी क्यू एस तो 90 माइनस थीटा होगा ना बेटा, पी क्यू एस तो 90, थीटा तो ये ना, ये जेड बन रहा ना, ये जेड बन रहा है ना, यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये थीटा है, तो ये पूरा 90 था तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा पीक्यूएस। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रख लेना, इसको अपन यूज करेंगे, है ना। चलो लिख लो, तो लिख लिया। दोनों के केस में एक्स डैश को एक्स माइनस एच लिख देंगे। हाँ हाँ, वो मैं बताता हूं, अभी देखें कैसा करना है, देख लेना, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलो फाइंड द फाइनल फाइनल न्यू कोऑर्डिनेट of point 3, 2. Find the final new coordinate of point 3, 2 if first we shift the origin, at -2, -1, and then rotate the axis by pi/4 angle anti-clockwise. ठीक है, जैसे इसमें मैंने दोनों चीजें लिख दी। फाइंड द फाइनल न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 3, 2 इफ फर्स्ट वी शिफ्ट द ओरिजिन एट -2, -1, कि पहले अपन ओरिजिन को -2, -1 पे शिफ्ट करते हैं, एंड देन रोटेट द एक्सिस बाय pi/4 एंगल एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे अपन। पहले यदि ओरिजिन को अपन ने यहां पे शिफ्ट करा है, ठीक है राइट, पहले अपन ने ओरिजिन को यदि यहां पे शिफ्ट करा है, तो what will be the new coordinate? तो that is x dash is equals to x minus h, y dash is equals to y minus k, तो x dash is equals to x, x क्या हो गया अपने पास, न्यू x है, न्यू कोऑर्डिनेट 3 plus 2 and y 2 plus 1.
So x dash is equals to 5 and y dash is equals to 3, 5,3। ये तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया, ठीक है। अब ये नए अब ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अब ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो अब आप क्या कर रहे हो कि रोटेट द एक्सिस बाय π/4 एंगल। तो x डैश इज इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड y डैश इज इक्वल्स टू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। यही था ना, यही था कि नहीं? x cos थीटा x डैश y डैश x cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। हाँ ठीक है, राइट। तो अब बताओ बच्चों, इसमें x और y क्या रखोगे? इसमें x और y क्या रखोगे? हाँ 5 3, 5 और 3 रखेंगे। वेरी गुड। तो आपका x डैश आ जाएगा, x हो गया 5 और थीटा π/4 एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो पॉजिटिव रहेगा। तो 5/√2 प्लस y/√2, सॉरी y कितना है? y कितना है? 3/√2, तो कितना हो जाएगा? 8/√2 और y डैश कितना हो जाएगा? π/4 माइनस 5/√2 प्लस cos थीटा, थीटा 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 कितना? π/4 और y कितना? 3/√2, तो माइनस 2/√2 मतलब -√2 और ये हो जाएगा 4 × 2 मतलब 4√2 कॉमा -√2 आ जाएगा, 4√2 कॉमा -2√2 आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। शॉर्ट में रिकैप, ठीक है बेटा, देख लो। उसमें अपन ने क्या करा है? दो चीजें करी कि पहले अपन ने ओरिजिन को किसी और पॉइंट पे शिफ्ट करा। तो जैसे ही मैंने ओरिजिन को किसी और पॉइंट पे शिफ्ट करा तो पहले कोऑर्डिनेट तो उसके कारण से चेंज होंगे। तो पहले मैंने वो चेंज निकाला कि उससे मेरे कोऑर्डिनेट पे क्या फर्क पड़ा, बाय दिस वन। ये आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट थे, ये ओरिजिन को शिफ्ट करा ये था, तो x - s से ये आ गया। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट आए? ये कोऑर्डिनेट आए जब मैंने ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट करा है अपने पास, ओरिजिन एट -2, -1। मतलब पहला काम अपन ने ओरिजिन को यहां पे ले गए थे। तो जब आप ओरिजिन को यहां पे ले गए थे तो आपके वो कोऑर्डिनेट 5,3 बन गए। अब क्या हुआ? अब ओरिजिन ये है, अब भूल जाओ, अब पहले वाला केस भूल जाओ, पहले वाले केस का काम खत्म। अब सीधे सीधे आप ये समझो कि अब ये आपका ओरिजिन है और आपके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5,3 हैं, जो भी है। तो अब अपन ने एक्सिस को π/4 से रोटेट करा है ना, एक्सिस को π/4 से रोटेट करा है ना, तो बस वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया उसके बाद, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अपने को चलते जाना, ठीक है। उल्टा करते तो क्या होता? उल्टा करते तो नहीं आता यार मेरे ख्याल से। पहले आप बोल रहे हो एक्सिस, क्योंकि अपन ने करा ऐसे ही है ना। आप बोल रहे हो कि पहले अपन एक्सिस को रोटेट कर देते हैं और फिर अपन ओरिजिन को शिफ्ट करते। होता क्या बोलते हो बच्चों? उल्टा करते तो भी आ जाएगा क्या? उल्टा मतलब आप सीक्वेंसिंग उल्टी बोल रहे हो ना, कि पहले अपन एक्सिस का रोटेशन लगा दें और फिर ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो गलत ही आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप ट्राई करना, क्योंकि ज्योमेट्री से तो मुझे सेट लग नहीं रहा कि अपन ने पहले मान लो यहां पे करा होगा और फिर π/4 पे शिफ्ट करा होगा, है ना। अब आप बोल रहे हो कि पहले अपन π/4 पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, और अब उसको -5, -2 पे कर दें। तो अब यदि -5, -2 पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हाँ वो गलत आएगा वो, क्योंकि आप एक्चुअली क्या होगा ना, उसने क्या सीक्वेंसिंग उसने भी फिक्स कर रखी है, उसने भी सीक्वेंसिंग फिक्स कर रखी है कि फर्स्ट वी शिफ्ट द ओरिजिन दिस और देन एक्सिस को रोटेट करा। अब आप पहले एक्सिस को रोटेट कर दोगे ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप जैसे ही एक्सिस को रोटेट करोगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी अब चेंज हो गया। आप समझ रहे हो? जैसे आपने एक्सिस को रोटेट करा तो वो जो -2, -1 था, वो चेंज हो गया।
तो अब आप ओरिजिन को यदि -2, -1 पे शिफ्ट कर रहे होंगे ना, तो -2, -1 ही अलग चीज आ जाएगी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ, तो इसलिए वो गड़बड़ होगी अपने पास, उल्टा है। हो जाएगा, कोई बोल रहा हो जाएगा, नहीं होगा। मैं एक बार आप ट्राई करना, मैं भी करूंगा, ठीक है ना, फिर अपन और उसको वेरीफाई कर लेंगे, मतलब होना नीचे मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन 3x plus 2y is equal to 13 if origin has been shifted to 3,2. Find the new equation of the line if origin has been shifted to 3,2. जब आप origin को shift कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मतलब आप, तो साथ में वो इक्वेशन भी चेंज होती है कि नहीं होती है? साथ में वो इक्वेशन भी चेंज होती है। तो इक्वेशन कैसे चेंज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लो मेरी इक्वेशन थी, आपने 3,2 पे शिफ्ट करा है, तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस 3, y डैश इज इक्वल टू y माइनस 2, ऐसा ही होता है। तो नई इक्वेशन निकालनी है, तो नई इक्वेशन निकालनी है तो बता सकते हो बच्चों, यहां पे किसकी वैल्यू रखेंगे? कि एक्स वाई की रखेंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे? एक्स वाई की रखोगे कि एक्स डैश वाई डैश की रखोगे? एक्स वाई की रखोगे कि एक्स डैश वाई डैश की? एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये जो एक्स वाई है ये तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है ना, तो ओरिजिनल वाली रखेंगे अपन, और एक्स डैश वाई डैश नए वाले हैं। तो अपने को इक्वेशन किसकी फॉर्म में चाहिए? एक्स डैश वाई डैश की फॉर्म में चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई x डैश प्लस 3 प्लस 2, y की वैल्यू आ गई कितनी? y डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 3x डैश प्लस 9 प्लस 2y डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 13। 13 से 13 कैंसिल, 3x डैश प्लस 2y डैश इक्वल्स टू 0। दिस इज द न्यू इक्वेशन। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, न्यू इक्वेशन, आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो नई इक्वेशन आई है, ये पुरानी इक्वेशन थी, ये नई इक्वेशन आई थी, तो ये जो नई इक्वेशन आई थी इसका स्लोप तो अभी भी वही चल रहा है, इसका स्लोप भी -3/2 है, इसका स्लोप भी -3/2 है ना? पर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? राइट? अब पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब 0,0 नहीं, समझ रहा? 0,0 नहीं, 3,2 से पास हो रही है, क्योंकि अब आपका ओरिजिन क्या है? अब आपका ओरिजिन क्या है? 0,0 नहीं है, 3,2 है। हाँ, न्यू ओरिजिन है ना? अब फिर एक बच्चे को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि सर 3,2 को तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, आप बोल रहे हो 3,2 से पास हो रही है। नहीं, आप बोल रहे हो कि 3,2 से पास हो रही है, पर 3,2 को तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नहीं वैभव, तो फिर मैंने कैसे बोल दिया है? मैंने कैसे बोल दिया? हाँ, अरे अब 3,2 जो है वो 3,2 तो रहा ही नहीं ना, अब 3,2 क्या हो गया? अब तो ओरिजिन हो गया, अब तो 0,0 हो गया ना, तो वो 0,0 को सेटिस्फाइड कर रही है। हाँ, क्योंकि यदि अब भी मैं 3,2 को 3,2 ही लिखूंगा, तो फिर मैंने ओरिजिन शिफ्ट कहां किया? शिफ्ट करने का मतलब यही हुआ ना कि वो जो 3,2 जो पॉइंट था, 1 2 3 1 2, ये जो 3,2 पॉइंट था, इसको मैं अब क्या लिखूं? 0 0 लिखूं, तब ना शिफ्टिंग हुई। अभी भी 3,2 लेके चलूंगा तो क्या मतलब, है ना?
इसलिए, ठीक है। तो इसलिए जैसे कुछ चीजें जनरलाइज है, और इसीलिए देखो, इसीलिए होता यही है कि जैसे आपने मान लो ये लाइन बनाई थी मैंने, तो ओरिजिन ये लूंगा तो भी स्लोप यही रहेगा, ओरिजिन ये लूंगा, ये लेने का मतलब मैंने क्या करा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस करा, तो भी स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इस एक्स एक्सिस से एंगल निकालूंगा तो भी यही आएगा, इस एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो एक जनरल आईक्यू वाली बात है कि जब भी अपन ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं एक्सिस को पैरेलल रखकर, जब भी अपन ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं एक्सिस को पैरेलल रख के, लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है, लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है। आप एक ट्राइंगल लेंगे तो उस ट्राइंगल का एरिया भी चेंज नहीं होगा, उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। मान लो आपने ट्राइंगल यहां बना रखा था, तो ओरिजिन ये हो तो भी उसका एरिया वही आएगा, ओरिजिन ये हो तो भी उसका एरिया वही आएगा, वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जब अपन ओरिजिन शिफ्ट करते हैं या एक्सिस रोटेट करते हैं तो कुछ चीजें चेंज हो सकती है, कुछ चीजें चेंज नहीं भी हो सकती, थोड़ा सा अपने को डायग्राम से एनालिटिकली वो चीजें चेक करनी पड़ सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ वो भी सही है मर्चेंट, वो आपका ऑप्शन भी सही है, 2 पॉइंट निकाल के ओरिजिनल से उनको शिफ्ट करके वो भी निकाल सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, चलो, हाँ रिलेटिव, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया अपना देखने वाला, है ना। चलो बढ़े आगे, वेरी गुड। अभी जो मैंने बोला था वो इतनी सी बात बोली थी कि जैसे जब अपन ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, अपन क्या दो तरह से कर रहे हैं, एक्सिस को रोटेट करके कर रहे हैं और उसको, तो कुछ चीजें ऐसी है जो चेंज नहीं होती, फॉर एग्जांपल एरिया, डिस्टेंस, ये ट्राइंगल का एरिया मैं कुछ भी ओरिजिन मानूं, कहीं पर भी एक्सिस मानूं, सेम रहेगा। वर्टेक्स चेंज होंगे, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये वर्टेक्स अलग आएंगे, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वर्टेक्स अलग आएंगे। लाइन का स्लोप ले लो आप, लाइन का स्लोप यदि आप केवल ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हो तो स्लोप सेम रहेगा, आप एक्सिस को रोटेट कर रहे हो तो स्लोप चेंज होगा ना, एक्सिस को रोटेट करोगे तो चेंज होगा ना स्लोप, लाइक। तो कुछ कुछ चीजें सेम रहती है, कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है, दिस इज द ओनली पॉइंट। ओके, चलो जी, एक क्वेश्चन और करें क्या? एक क्वेश्चन ना कि मैंने शीट में दिया था, कर लेते हैं, लगे हाथ। पॉइंट 4,1 undergoes the following three ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। 0.4,1 undergoes the following three transformations successively. First, reflection about line y is equals to x. Second, transformation through a distance 2 unit along positive x-axis, positive direction of x-axis, and third, rotation through an angle pi by 4 about
the origin in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे पैरेलल लाइंस, हाँ, कि पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि उसने एक्सिस या ओरिजिन को शिफ्ट नहीं कर रहा है आपकी बार। वो क्या बोल रहा है कि उसने ना एक्सिस को कुछ छेड़ा है ना उसने ओरिजिन को कुछ छेड़ा है। बात समझ रहे हैं आप? पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो पॉइंट को छेड़ रहा है आपकी बार वो पॉइंट को छेड़ रहा है। कि उसने बोला 3 चीजें करी है मैंने, कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स लिया। तो बच्चों आप बता सकते हो कि यदि 4,1 का y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 4,1 का y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो बहुत बढ़िया बच्चे हैं, सबका आंसर 1,4 ही आ रहा था। बताया था, याद है? x, y का y इक्वल टू एक्स के, अरे 13/7 कहां से लिया है जी चिन्मय? क्या लिख रहे हो? है ना? चलो जी, तो ये तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। 1,4 यहां पर है, 1 2 3 4, दिस इज 1,4। तो क्या बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 3,4 नहीं है बेटा, इस संडे को टेस्ट नहीं है। अब आप लोगों का टेस्ट 17 तारीख को होगा, 17th। ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आ गई। यहां तक सबको क्लियर है? पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 1,4 हो गया था, दूसरे के बाद +2 यूनिट अपन ने शिफ्ट करा था, तो 1,4 का 3,4 हो गया था। तीसरे का बोल रहे हैं रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज। एक्सिस को रोटेट नहीं करा है उसने, आप समझ रहे हैं? उसने एक्सिस को रोटेट नहीं करा है, उसने पॉइंट को रोटेट करा है। उसने पॉइंट को रोटेट करा है, रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन, ऐसे π/4 से एंटी क्लॉक। ओरिजिन फिक्स रख के दिख रहा है, पॉइंट को रोटेट कर रहा है ऐसा। तो मैं ऐसा मानूं क्या कि ये वही बात हो गई? दिस इज सेम थिंग लाइक कि इसको रोटेट करने की बजाय मैं एक्सिस को π/4 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं। वुड इट बी सेम थिंग? आ रही मेरी बात समझ में? फिर से बोलता हूं मैं, आप इस पॉइंट को π/4 इधर रोटेट करें, या मैं ऐसा बोलूं कि इस एक्सिस को मैं π/4 इधर रोटेट कर दूं। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। बस क्योंकि मुझे क्या है, पॉइंट का रोटेशन समझ में नहीं आता, हो तो जाएगा, थोड़ा जुगाड़ दुगाड़ करके कुछ कुछ तो कर तो लेंगे अपन, पर ये का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना मेरे पास, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना। बस ये है कि इसको मुझे इधर रोटेट करना था, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसको मैंने π/4, इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो इसको π/4 कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो मतलब क्लॉकवाइज करोगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना लोगे बच्चों? -π/4। सो x डैश इज इक्वल टू कितना था? x cos थीटा प्लस y sin थीटा, एंड y डैश इज इक्वल टू कितना था? -x sin थीटा प्लस y cos थीटा था ना। सो x डैश इज इक्वल टू x x x x x x कितना? 3, और π/4 मतलब 3/√2, और y मतलब 4, और sin -π/4 -4/√2, एंड y डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/√2, एंड दिस इज
प्लस 4/√2। तो फाइनल कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास -1/√2, 7/√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। और दिख भी रहा, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी अपन सोचे ना, देखो ये वाला एंगल जो है ना ये 45 से ज्यादा है, तो ये एंगल यदि 45 से ज्यादा है तो जब आप इसको 45 रोटेट करोगे तो ये इस क्वाड्रेंट पे जाने वाला है, तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा अपने पास, ऐसा। आई बात समझ में? बोलो बच्चों। ओरिजिन रिपीट कर दो थर्ड एक बार, लास्ट स्टेप। ठीक है, एक नया डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं यदि उसमें जिस बच्चे को नहीं समझ में आया। मुझे करना क्या था कि इस 3/4 को π/4 एंगल से रोटेट करना था इधर की साइड। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसको इधर ले जाने की बजाय इसको π/4 एंगल से रोटेट कर रहा हूं। बोलो बच्चों, कोई डिफरेंस है? इसको π/4 की जगह इसको इधर π/4 से कर दो, तो इधर करने का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू -π/4, क्लॉकवाइज लेना है तो ये एक्स वाई हो गया, एक्स डैश वाई डैश आपको निकालना है बस, तो उसका फॉर्मूला मैंने लगाया है एक्स डैश वाई डैश का। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन में अगर कोई दूसरे पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट करें तो स्लोप चेंज होगा ना? लास्ट क्वेश्चन में इसमें बोल रहे हो क्या? देखो जब तक आप एक्सिस को, मैं तो अब ये आपका स्टेटमेंट मुझे नहीं समझ में आया, एक चीज याद रखो, आप एक्सिस को पैरेलल रख रहे हो तो शिफ्ट नहीं होगा, एक्सिस को रोटेट कर रहे हो तो शिफ्ट होगा बस। ठीक है, हाँ वो एसीटी की रैंक नहीं दिखा रहा यार, पता नहीं एसीटी की रैंक दिखा नहीं रहा, मैंने भी देखा उधर क्यों नहीं किया रोटेट। अरे क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। उधर इसलिए नहीं करा मैंने रोटेट, पॉइंट को उधर रोटेट करना है, तो जो एक्चुअल पोजीशन है मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने पॉइंट को उधर रोटेट करने की जगह, पॉइंट को उधर रोटेट करने की जगह मेरे पास ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। अरे भाई मैं बोल रहा हूं कि मुझे पॉइंट को ही रोटेट करना था, क्वेश्चन में पॉइंट को ही बोला था, पॉइंट अंडर गोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, पर पॉइंट को रोटेट करने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास केवल एक्सिस को रोटेट करने का फॉर्मूला है। तो मैंने ये बोला कि ठीक है मैं पॉइंट को इधर करने की जगह एक्सिस को इधर कर देता हूं ना, तो कुल मिला के बात तो वही होगी ना, कुल मिला के बात तो वही होगी ना कि पॉइंट को इधर करने की बजाय मैंने पॉइंट को वहीं रहने दिया और एक्सिस को इधर कर दिया। ठीक है, चलो अच्छा, जिसने कट ऑफ क्लियर करा उसी की रैंक शो होगी। नहीं यार ऐसा तो नहीं है। अच्छा एक्सिस को, इसीलिए तो मैं बार बार, इसीलिए तो आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पॉइंट 4,1 अंडर गोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें उसने साफ साफ लिखा कि पॉइंट को कर रहा है वो, एक्सिस के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि एक्सिस को करना है। ये तो अपन ने अपने कंफर्ट के लिए कि मुझे पता है यार पॉइंट को रोटेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने कहा ऐसा करना है ना तो उसकी बजाय इसको कर दो, तो बात तो वही हुई मेरे लिए, बस ऐसा है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अभी अब टेस्ट की बात बाद में कर लेना बेटा, टेस्ट की बात बाद में कर लेना यार, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर, नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्टर। तो वैसे तो एंगल बाइसेक्टर यूं तो सबको ही पता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, नहीं ये तो सबको ही पता है, दो लाइन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाले को अपन एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, है ना। और फिर भी यदि अपने को लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन भी होती है एंगल बाइसेक्टर की, एक्चुअली एक डेफिनेशन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर इज locus of a point which moves
which moves in such a way, angle bisector, locus of a point which moves in such a way that distance, locus of a point which moves in such a way that distance such that it is, locus of a point which moves in such a way, such a way that it is always equidistant from, always equidistant from two given lines. Locus of a point which moves in such a way that it is always equidistant from two given lines. ठीक है कि एंगल बाइसेक्टर क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है कि दो लाइन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहती है, दो लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, like that. Let this is a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ठीक है, एक बार लिख लो तो इसको, एक मिनट में मैं आता हूं. वेलकम बैक, थैंक यू, थैंक यू. एसआरजी बैच बन गई है ना, कौन सी रैंक तक लिया है उस बैच? नहीं पता मेरे को, तनिष्क नहीं पता है, अभी नहीं पता है कुछ भी. एसआरजी का मेरे को नहीं पता है कुछ भी, है ना. उस ग्रुप पे आता ही नहीं है क्योंकि जिस ग्रुप पे हम है. चलो, तो अपन एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे थे कि एंगल बाइसेक्टर मतलब एक तो ये चीज तो सबको पता ही है कि हाँ भाई, दो लाइन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन होती है, पहली बात. दूसरी बात, आपको पता है सबको कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा. पता है ये वाली बात सबको कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर अपन निकालते हैं तो दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. नहीं पता है? देखो, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? थीटा बाय 2 होगा. ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? तो ये वाला एंगल कितना होगा?
तो दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा ना, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा ना, है ना। ठीक है, चलो तो ये आ गया अपने पास। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक अपने पास। और ये इसकी डेफिनेशन है एक्चुअल में ना, पता है एंगल बाइसेक्टर की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, मतलब एंगल बाइसेक्टर ठीक है वो दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, वो तो अच्छी बात है। लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that it is always equidistant from two given lines। मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है कि इसकी इस लाइन और इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती है, इससे और इससे डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, इधर वाले का भी इधर वाले का। और इसी से अपन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं, इसी से अपन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे लोकस के क्वेश्चन करे थे ना, लोकस के और क्वेश्चन करने यार, अभी अपन ने लोकस के क्वेश्चन कम करे, अभी और करेंगे अपन लोकस के क्वेश्चन, है ना। अब क्या है एक्चुअली, अब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हो गई ना अपनी स्ट्रेट लाइन की, तो अब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट हो गए अपने, है ना। तो अब क्या कोई मिक्स क्वेश्चन भी आता है ना, तो अब उसमें अप्रोच कर सकते हो आप एटलीस्ट, ये ठीक है ना। तो जैसे लोकस में क्या करते थे बेटा, इसको एच के मान लिया मैंने, क्या बोलते थे, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एज पर द कंडीशन। फॉर्मूला याद है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, a1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एच के की इससे डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, a1h प्लस b1 के प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड। बोलो बच्चों, क्लियर है ये वाली बात, a1h प्लस b1 a प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस मॉड ऑफ a2h b2k प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2। ठीक है, यही करते थे, इससे डिस्टेंस इक्वल कर दी, है ना। लास्ट में क्या करते थे, एच के परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, लास्ट में क्या करेंगे, मॉड हटा एच के की जगह पे एक्स वाई कर देंगे। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल बी, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल बी, मॉड हटा के प्लस माइनस करेंगे तो a1x b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दिस इज फाइनली इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और ये पॉइंट भी लिख लेना, कोने में धीरे से लिख लेना, बोथ एंगल बाइसेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये फाइनली अपने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाती है ना।
इस साल ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ यार, लग ऐसा ही रहा है इस साल। देखो आपकी किस्मत अच्छी रही तो मान लो लास्ट के 1-2 महीने जनवरी फरवरी कभी खुल गया तो खुल गया, है ना। तो धीरे धीरे देखो स्टार्ट तो हो रहा है, जैसे अभी कोटा में डाउट क्लासेस वगैरह तो स्टार्ट हो गई है ऑफलाइन, मतलब एज अ ट्रायल बेसिस पे। तो देखते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं यार, पर क्या है कि थ्रेट ऐसा है ना कि उस पर रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए, है ना। नहीं अभी यहाँ तो नहीं करी है, यहाँ पे अभी इंदौर में तो मेरे ख्याल से तो नहीं करी अभी, है ना। इंदौर में तो नहीं करी, पता नहीं अंश बढ़ रहा है घट रहा है, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअली, है ना। अब तो क्या है कि सब कोई, हर कोई तो चुनाव में लगा हुआ है, उधर यूएस वाले चुनाव में लगे हुए हैं, इधर चुनाव में लगे हुए हैं, तो अब पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है ना। चलो लिख लिया क्या? अर्णव गोस्वामी जेल चला, अब बताओ कैसे पता लगेगा जब अर्णव गोस्वामी जैसा जेल चला गया, कौन बताएगा अब क्या हो रहा है? चलो बढ़े आगे। क्या लिख रहे हो? कल्पित वेरवाल, कल्पित वेरवाल नहीं पता यार मेरे को, कल्पित वेरवाल नहीं पता। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन, find the equation of angle bisectors of lines 3x minus 4y plus 1 equals to 0 and 12x plus 5y minus 3 equals to 0. 3x minus 4y plus 1 equals to 0 and 12x plus 5y minus 3 equals to 0, है ना। तो कैसे लगाना है फॉर्मूला, कैसे लगाना है? देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लाइन की इक्वेशन, पहली लाइन की इक्वेशन अपॉन में इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी लाइन की इक्वेशन, इसके अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखी, प्लस अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा बेटा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 3 लिखा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 13 को इधर ले जाएंगे, ये आ गया। 5 को इधर ले जाएंगे, यार बोलो बच्चों, ठीक है। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, लेट्स से अपन प्लस ले, 12x माइनस 52y प्लस 13 इज इक्वल टू 60x प्लस 25y माइनस 15, ठीक है। ले जाएंगे 21x प्लस 77y माइनस 28 इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास, है ना। एक बार माइनस कर लेते हैं, एक बार माइनस करेंगे तो 39x माइनस 52y प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस 60x माइनस 25y प्लस 15, इधर लाएंगे तो 99x हो गया एंड माइनस 27y हो गया एंड माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। भले आपको कितना 7 है, 9 कॉमन लेना हो तो ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो 2/9 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर आ रही है ना, दोनों लाइन परपेंडिकुलर आ रही है ना, -3/11, ठीक है। अच्छा नहीं 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 चिन्मय, मैं तो नहीं जानता यार ऐसा, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। अच्छा इसलिए ना बहुत सी बार क्या करते हैं, जैसे इस कंसेप्ट का यूज अपन कर लेते हैं,
जैसे लाइन परपेंडिकुलर आती है ना, तो मुझे पता है कि एक लाइन की इक्वेशन भी मैं निकाल लूंगा ना, एक लाइन की इक्वेशन भी मैं निकाल लूंगा, तो दूसरे का स्लोप तो मुझे डायरेक्ट पता लग गया। जैसे मान लो अभी इसकी इक्वेशन आ गई थी, तो मुझे दूसरी लाइन का दूसरे एंगल बाइसेक्टर का स्लोप तो पता था -11/3 आएगा, वो तो मुझे पता ही था एटलीस्ट कि -11/3 आएगा। ठीक है, चलो। नहीं, तनिष्क केवल उनका एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है, तनिष्क केवल एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, और सब सेम ही चलता है ना। एसआरजी वालों का मतलब केवल एक टेस्ट उनका एक्स्ट्रा होता है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एसआरजी में क्या होता है, जो आपके रेगुलर टेस्ट है बस उसके एडिशन में उनका हर थ्राइस इन अ वीक एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है एडवांस लेवल का, है ना। वो तो आप लोग करना हो तो आप लोग भी कर सकते हो, पेपर तो मिल ही जाता, पेपर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसको करना हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, इसलिए कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलो, कोहिनूर है क्या? अरे कोहिनूर से ही पढ़ रहे हैं आप लोग, कोहिनूर से ही पढ़ा रहे हैं हम, कोहिनूर में ही है ये स्टूडियो कोहिनूर में ही है, चिंता मत करो आप। ठीक है, चलो बढ़े आगे, टाइम है ना अभी तो? हाँ, अभी 5 मिनट और है, 5 मिनट और है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग, थोड़ा सा स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिट कर देता हूं, नहीं तो ये कंफ्यूज कर देगा। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। एंगल बाइसेक्टर में 3 चीजें निकालनी रहती है अपने को। एंगल बाइसेक्टर में है कि 3 चीजें निकालनी रहती है, मतलब 3 तरह से उसको आइडेंटिफाई करना रहता है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकल गई सबसे पहले, है ना। अब सबसे पहली चीज आपको यह बतानी है कि वो जो 2 एंगल बाइसेक्टर आपने निकाले हैं उसमें से कौन सा एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ एंगल विच बाइसेक्ट द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन, व्हाट इट मींस। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब अपन 2 लाइंस बना रहे होंगे, 2 लाइन बना, एक ये बना और ये बना दी, तो एक एंगल ये बन रहा है, ये बोल दो, ये वाला बोल दो, एक इसका बाइसेक्टर आएगा, है ना, और एक इसका बाइसेक्टर आएगा, ऐसा। तो इन चारों एंगल में से एक एंगल आपको ऐसा दिख रहा होगा जिसमें ओरिजिन आ रहा है। इन चारों में से एक एंगल ऐसा दिख रहा होगा जिसमें ओरिजिन आ रहा है। दिख रहा है एंगल मतलब ये ना ओरिजिन, तो इसका बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करना है। ये कि वो जो 2 इक्वेशन आपने निकाली थी ना उसमें से कौन सी इक्वेशन ये वाली है। आई बात समझ में? स्टेटमेंट समझ में आ गया? क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपन कि वो जो 2 एंगल बाइसेक्टर निकाला था, 4 एंगल जो बनेंगे उसमें से एक एंगल में ओरिजिन होगा ना, तो वो जिस एंगल में ओरिजिन आ रहा होगा उसका बाइसेक्टर आपको निकालना है। ठीक है। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मान लो कभी ये लाइन ही ओरिजिन से पास हो जाए तो फिर तो बाइसेक्टर एंगल में तो आएगा ही नहीं ओरिजिन। सही बात है, यदि ये लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगी ये या ये, तो वो मुझे लाइन की इक्वेशन से ही दिख जाएगा, तो मैं निकालूंगा ही नहीं, तो फिर मैं निकालूंगा ही नहीं, वो डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन से ही दिख जाएगा ना। फिर अपन क्यों निकालेंगे भाई? लाइन यदि ओरिजिन से जा रही होगी तो डायरेक्टली वहीं से दिख जाएगा, है ना। ठीक है, चलो तो कैसे करना है? कैसे करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, लेट द
लाइन की इक्वेशन है a1x दिस इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। C1 C2 को पॉजिटिव बनाएंगे इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद अपन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे जो आपको बताई है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू प्लस लेके हमने 2 लिया था। ठीक है, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट, बस लास्ट चीज है। रुक जाओ 2 मिनट, अब स्टार्ट कर दिया तो पूरा कर लेंगे उसको। अपन ने 2 बताया था प्लस माइनस, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बाद में रिपीट भी कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कि C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, और वो जो प्लस माइनस ले रहे थे उसमें केवल प्लस लेना है, उसमें केवल प्लस लेंगे। तो नाउ दिस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। 2 निकाली थी ना आपने, एक प्लस लेके एक माइनस लेके। तो प्लस लेके जो इक्वेशन आएगी, दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन। बट रिमेंबर बिफोर दैट यू हैव टू मेक C1 C2 पॉजिटिव। उससे पहले आपको C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, और ये कैलकुलेशन उसके बाद ही करनी है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं एक साथ करा दूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। 1-2 चीजें और मेरे को बतानी है उसके बाद, तो अपन क्वेश्चन एक साथ। C1 C2 को कैसे चेंज करें? अरे माइनस से मल्टीप्लाई करके। अरे ये लिखा हुआ है 3x - 1 - 1 = 0, इसकी जगह -3x + y + 1 = 0 कर लेना, ऐसे। और इसी इक्वेशन को इसमें यूज करना है, फिर इसी इक्वेशन को इसमें यूज करना है। ठीक है, हाँ, उसका रीजन के लिए अपने को क्या है, वो जो एक अपन ने पोजीशन ऑफ पॉइंट लिया था ना, उस पोजीशन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, है ना। तो वो नेक्स्ट क्लास में पूरा आपको डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं कि वो पोजीशन ओरिजिन इधर है, तो इसलिए उससे जो इक्वेशन आएगी वो ऐसी आएगी दोनों। और ये लिंक है उसका कि वो C1 C2 को जो अपन पॉजिटिव बना रहे हैं ना, दिस इज द मेन रीजन, ताकि अपने को सीधे प्लस वाले से वो इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है बात, है ना। ठीक है, चलो, तो इस पे फिर बेस्ड अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, राइट। कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब दिस पार्ट, कि जब भी आप 2 लाइन बनाते हैं, देखो कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब जब भी आप 2 लाइन बनाते हैं तो 1 2 3 4 एंगल बनते हैं, उसमें से एक एंगल में ओरिजिन आता है ना, ये रहा। तो इस वाले बाइसेक्टर की इक्वेशन दिस इज, तो दैट्स व्हाई विच बाइसेक्ट द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन, एंगल ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, वो सवाल है ना। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।